बहन जी के खिलाफ बोल बोल के बंद कमरे में इसकी जो मीटिंग्स होती है ना, उसको जिस दिन एक्सपोज कर दिया ना, उस दिन मुंह छिपाता फिरेगा। अभी तो एक रिकॉर्डिंग इसकी वायरल करने वाली हूँ मैं, जिसमें ये बहन जी को गाली बक रहा था और जिसमें ये बता रहा था मुझे कि बहन जी क्या है, क्यों, क्योंकि मैं बहन जी के जन्मदिन पर कोहिनूर है समाज का, महानायिका है, ये सब लिखती थी शुरू से। तो उस चीज़ के चक्कर में इसने मेरे को ऐसी गंदी चीज़ें बताना शुरू करी कि जो मैं अब लाइव में बोल भी नहीं सकती हूँ, कि तुम जिस महिला का तुम समर्थन कर रही हो, उस महिला ने ये किया है, वो किया है, तुम्हें उनके बारे में नहीं लिखना चाहिए, अच्छा तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा उनको एक आइडियल के रूप में मानती रही। तो बीजेपी ने खरीद भी लिया, इसकी कीमत ही नहीं होगी जब ये दलितों के वोट ही नहीं काट पाएगा, इसका वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा, तो वो भी इसको खरीद के क्या कर लेंगे। तो जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए इसको खरीदा गया है ना, उस काम को ही खत्म करना है। इसका सामाजिक विरोध कराऊंगी मैं हर जगह। अभी मुझे कई जगह वाल्मीकि समाज के लोग बोलते हैं और अन्य समाज के, जैसे हमारे समाज में जो भी लोग हैं सब, कि इसके पुतले फुकवाने ये करना। मैंने बोला ये सब चीज़ें करके इसको नेता मत बनाओ। आप पुरुषों की संघर्ष की बात करते हैं, और जब तू ये संघर्ष करना सीख जाएगा ना, उस दिन मैं देखूंगी तुझे। पर तू कर नहीं सकता, तेरी औकात नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। तुझे तो अब जेल में सड़ना पड़ेगा और तुझे जेल में भेज के रहूंगी। कि बरेली जाऊंगा, वहाँ पर जो भी विवाद चल रहा है, तो एक दिन पहले इसको डिक्लेयर कर दिया। आज सुबह से इसके पेजेस पे आप देख रहे हो वीडियोस वायरल होने लग गई कि पुलिस आई है, पुलिस ने रोक लिया है। ऐसा क्या कर लेता? क्रिमिनल है क्या ये? आतंकवादी है क्या ये, जो इसको रोकते हैं कहीं जाने से पहले? हजारों नेता हैं जो पीड़ितों से मिलने जाते हैं, लेकिन इसको रोकने की नौटंकी, क्योंकि उस न्यूज़ को बनाए कैसे? जब तक इसको पुलिस रोकेगी नहीं, ये वहाँ पर अपने आप को बेसहारा बिठा कर दिखाएगा नहीं, लोगों को विश्वास दिला नहीं पाएगा कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। अब यही स्ट्रेटजी के साथ ये 2017 से काम कर रहा है, अपने आप को बेचारा बता कर कि मैं बेचारा हूँ। मैं अब समाज को लगता है कि ये लड़ रहा है, लेकिन इस लड़ाई में ये समाज के लिए तो कोई काम कुछ कर नहीं रहा है। यही चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करती थी, कई बार लड़ती थी। इसने पता है, मैं जब से इसका विरोध करने लगी थी, जब से मैं इसकी नीतियों को समझने लगी थी, स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आता था क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया, जब मैंने इस चीज़ को समझना शुरू किया कि ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है ये कि एक्चुअल में होता क्या है, फिर मैंने इससे झगड़ा करना शुरू किया कि तुम तो साफ साफ समाज को मूर्ख बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मतलब तुम तो लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हो। इसको बहुत मज़ा आता था जब तक ये पकड़ा नहीं गया था। कोई भी चोर हुआ, इस दुनिया का कोई भी चोर हुआ, तब तक अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझता है, जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन जब वो पकड़ाता है तो वो फड़फड़ाने लगता है। एक केस के दम पे सिर्फ मैं खड़ी हुई और इसको मैंने बीजेपी का नौकर बना दिया। इसने गुलामी चुनी। अगर ये सच में बहुत बड़ा बहुजन आंदोलन को लेके चलने वाला होता, या सच में अगर इसको बहुजन आंदोलन से कोई लेना देना होता, या बहुजन आंदोलन के लिए इसको कुछ करना होता, तो जेल चला जाता। लेकिन सरेंडर नहीं करता अपने आप को। लेकिन जैसे ही इसने देखा कि रोहिणी खड़ी हुई है, पहले इसने कोशिश की, इसको लगा कि अरे ये तो लड़की इमोशनल है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। इसके समर्थकों के मेरे पास जो इसके साथ में रहते हैं, उनके फ़ोन आने लगे कि वो बोल रहे हैं वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, वो जानते हैं कि आप उनके खिलाफ कुछ नहीं करोगी। लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए। एक बार पहले भी मैं खड़ी हुई थी, लेकिन उस वक्त तक मैं इमोशनल थी, तो इसने मुझे दबा दिया। उस वक्त तक इसने मेरे दिल दिमाग के साथ खेलना शुरू किया। लेकिन इस बार मैं जितनी स्ट्रांगली खड़ी हुई हूँ ना, मैं इसको जब तक जेल नहीं भेजूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे ये कितना ही, कब तक है बीजेपी की सत्ता? 2027 तक इसको लगता है कि इसको बचा लेंगे। टिश्यू पेपर की तरह इसको यूज़ करके कब फेंकेंगे ना, इसको पता भी नहीं चलेगा। कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं कि इसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी संरक्षण दे रही है। हाँ, उन्होंने एफआईआर में जरूर इसकी मदद कर दी कि हाँ चल ठीक है तुझे एफआईआर से बना लेंगे, लेकिन फ्री में गुलाम बन के रहे अब हमारा। अब ये बार्गेनिंग नहीं कर सकता। अब ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये सीट चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़, इस चीज़ के लिए मेरा सपोर्ट करो। अब तो वो बोलेंगे उठ तो उठ, और अब बोलेंगे बैठ तो बैठ। ऐसा गुलाम बना दिया है। तो एक लड़की के केस के चक्कर में तूने सिद्धांतों से समझौता कर लिया और गुलाम बन के बैठ गया। शर्म आनी चाहिए। 4 महीने के अंदर इसको सबसे ज़्यादा एक्सपोज करने में, अगर इसकी पूरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को 50% ख़त्म कर चुकी हूँ मैं, सिर्फ इस विवाद की वजह से। लोग शर्मिंदा है अब इसके साथ खड़े होने से पहले। इसने 8 अक्टूबर को जो ये रैली कर रहा था, 8 या 16 जो भी है,
तो उस रैली को इसने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको औकात पता चल गई इसकी रैली में कोई नहीं आएगा। पहले तो उसने बहुत कोशिश की कि चलो बहन जी बुला रही है, ऐसा ना हो। इसको ना एक चीज़ का फियर हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है कि कैसे भी करके ना जो जाटा वोट बैंक है, क्योंकि जाटा समाज का वोट बैंक बहुत बड़ा है दलितों में, और तो ये बस ये कोशिश करता है कि ऐसा ना हो कि वो वोट्स बहन जी की तरफ शिफ्ट होने लगे। बड़ी मुश्किल से तो इसने युवाओं को बहला फुसला के, उनको भड़का के, बहन जी के खिलाफ बोल बोल के, बंद कमरे में इसकी जो मीटिंग्स होती है ना, उसको जिस दिन एक्सपोज कर दिया ना, उस दिन मुंह छिपाता फिरेगा। अभी तो एक रिकॉर्डिंग इसकी वायरल करने वाली हूँ मैं, जिसमें ये बहन जी को गाली बक रहा था और जिसमें ये बता रहा था मुझे कि बहन जी क्या है, क्यों, क्योंकि मैं बहन जी के जन्मदिन पर कोहिनूर है समाज का, महानायिका है, ये सब लिखती थी शुरू से ही। तो उस चीज़ के चक्कर में इसने मेरे को ऐसी गंदी चीज़ें बताना शुरू करी कि जो मैं अब लाइव में बोल भी नहीं सकती हूँ, कि तुम जिस महिला का तुम समर्थन कर रही हो, उस महिला ने ये किया है, वो किया है, तुम्हें उनके बारे में नहीं लिखना चाहिए, अच्छा तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा उनको एक आइडियल के रूप में मानती रही। मैंने कहा कि ठीक है, मैं हमेशा ये सोचती थी कि देखो राजनीति में प्रतिस्पर्धा चलती है, लेकिन द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप एक महिला के रूप में एक महिला नेतृत्व का सम्मान करते हो, और खासकर उस संघर्षशील महिला का जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के लिए समर्पित कर दी, अपनी समाज के लिए दे दी। ऐसी महिला का सपोर्ट हम लोग सभी करते हैं। अब मैं वहाँ जाके बैठती जब तक बात करते करते खड़े होके, तो लाइव आने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि एटलीस्ट मैं अपनी चीज़ें बता पाऊँ, क्योंकि जब तक मैं अपनी चीज़ें ना बताऊँगी नहीं, देखो एक नेता का ना सिर्फ जेल जाना ही उसकी हार नहीं होती। एक नेता की सबसे बड़ी हार होती है कि उसका सबसे बड़े लेवल पर सामाजिक विरोध कराना शुरू कर दो। और वो जो सामाजिक विरोध इसका होना शुरू हो गया है। जो जाटव समाज के लोग आज से 2 महीने पहले मेरे खिलाफ लिख रहे थे, जो मेरे खिलाफ बोल रहे थे, अब वो भी मेरे समर्थन में आ चुके हैं। उनको भी ये समझ में आ चुका है कि लड़की गलत नहीं है, ये आदमी गलत है। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी एविडेंस, अपनी चीज़ें दिखा के और 50% का जो ये बहुत बड़ा और इसका है ना, ये जिसके दम पे फूल रहा है, मैं तो कहती हूँ कि चलो ठीक है, इसको बीजेपी ने खरीद भी लिया, इसकी कीमत ही नहीं होगी। जब ये दलितों के वोट ही नहीं काट पाएगा, इसका वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा, तो वो भी इसको खरीद के क्या कर लेंगे। तो जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए इसको खरीदा गया है ना, उस काम को ही ख़त्म करना है। इसका सामाजिक विरोध कराऊंगी मैं हर जगह। अभी मुझे कई जगह वाल्मीकि समाज के लोग बोलते हैं और अन्य समाज के, जैसे हमारे समाज में जो भी लोग हैं सब, कि इसके पुतले फुकवाने, ये करना। मैंने बोला ये सब चीज़ें करके इसको नेता मत बनाओ। इसका जितना विरोध होगा ना, ये उतना ही बड़ा नेता बनेगा। ऐसी चीज़ें मत करो इसके साथ में। इसको चोट पहुंचानी है ना मुझे, देखो जो भी करना था ना इसको, इसने मेरे से सामाजिक सम्मान छीना, इसने मुझसे मेरा व्यक्तिगत जीवन का सुख छीना, इसने मुझसे मेरे मन की शांति छीनी। आज अगर मैं स्विट्जरलैंड जैसी इतनी खूबसूरत जगह, आप देख सकते हो कि ये दुनिया भर के लोग यहाँ पर ना घूमने आते हैं और अपने सुकून के लिए आते हैं। अगर आज यहाँ पर रहकर भी मैं इतनी परेशान हूँ, तो आप सोचो कि इसने मेरे मेंटल हेल्थ को कितना डिस्टर्ब किया होगा, इसने मुझे कितना तंग किया होगा। क्योंकि मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है, तकलीफ मुझे बार इस बात की है कि जिस रिश्ते को मैं चाहती ही नहीं थी, कि जिस रिश्ते में मैं रहना नहीं चाहती थी, पहले तूने ज़बरदस्ती कर करके इसको ब्लॉक कर दूंगी तो मेरी बहनों को फ़ोन करेगा, मेरी फ्रेंडों को फ़ोन करेगा यहाँ पर, नहीं मुझे रोहिणी चाहिए। मतलब पागल दीवाना था उस वक्त, जब मुझे नहीं चाहिए था। एक वक्त के बाद मेरे को समझ में आ गया था कि रोहिणी नहीं करना है, ये सब छोड़, ये सारी चीज़ें इसके लिए थोड़ी करा है। जिस लड़की ने अपनी बेदाग छवि रखी बचपन से, लेकिन इसने इतना महान बनाना। हम लोग बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, हम वाल्मीकि समाज को एकजुट करेंगे, जाटा वाल्मीकि एकता बनेगी तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। शादी तो आज निकल करनी है। तुम्हें तो इतना बड़ा मौका मिला है, तुम्हें 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, तुम्हें समाज के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। इतने मेरे दिमाग में ऐसी, मतलब मुझे ना अपनी स्कॉलरशिप के लिए गिल्ट फील कराता था कि तुम सिर्फ अपनी स्कॉलरशिप पे अपनी ज़िंदगी बनाने बैठ गई, तो क्या तुम्हारा समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपनी समाज के लोगों की मदद करनी चाहिए? तो ये मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा करने लगा ये सब चीज़ें। अब मैं आ गई एक वक्त के बाद, और ये मेरी बेवकूफ़ी है। और मैं तो मानती हूँ कि देखो भावनात्मक रूप से लड़कियाँ कमज़ोर होती है, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आप सब देख सकते हो कि इसका खामियाजा ही मैं भुगत रही हूँ, क्योंकि मैं अगर उस वक्त इसकी बात नहीं सुनती तो आज मुझे यहाँ पर ऐसा रोना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन एक चीज़ की तो मैंने अब जिद बना कर बैठी हूँ मैं, कि
इसने मुझसे मेरा व्यक्तिगत सुख छीना है ना, मैं इससे इसका सामाजिक सम्मान छीन लूंगी। समाज में इसको ना जूते पड़वाऊंगी, मैं इसको समाज में मैं बैठने नहीं दूंगी। ये सांसद बनना इसकी पहली और आखिरी सफलता है। इसके बाद ये एक चुनाव नहीं जीत सकता। जो चमचे सपने सजा रहे हैं ना कि यूपी का इलेक्शन होगा और ये विधायक बनाएगा, अरे एक विधायक बना के बता दे, अगर तू सच में तू एक ही वो है तो मैं बताती हूँ कि तू एक विधायक बनाकर बता दे। और तू जिनके दम पे फूल रहा है ना, जिन लोगों के दम पे फूल रहा है, वो लोग भी तेरा सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। क्योंकि देखो, पाप का घड़ा ना आज नहीं कल फूटता है। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ जब मुझे लड़कियां फ़ोन करती है। आज मेरी एक लड़की से बात हुई, उसके साथ भी सेम ये चीज़ हुई। भव्या गौतम से, भव्या गौतम जो ये उत्तर कुमार वाले केस वाली लड़की से मेरी बात हुई, उसने भी मुझे यही चीज़ बताई। तो मैं जब लड़कियों के दर्द को सुनती हूँ ना, इतने गुस्सा आती है कि यार तुम लोगों ने एक लड़की की जवानी का सबसे खूबसूरत वक्त, अरे तुम शादीशुदा मुंह मारने क्यों निकलते हो? क्यों किसी की बेटी को शिकार बनाते हो? तुम बेशर्मों का तो सबसे पहले बहिष्कार होना चाहिए। तुम्हारी मेन जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुंह मारने ना जाओ। तुम लड़कियों को बहला के, फुसला के, उनसे झूठ बोल के, इसके लिए मुझे झूठ बोलना बहुत आसान था। इसने कौन से ढोल धमाके से और बहुत समाज के सामने बहुत धूमधाम से शादी करी थी, जो समाज के लोगों को पता होता। कैसे इस चीज को करते और कैसे ये करके बैठते। तो कहने का मतलब यही है मेरा, मतलब कि ये सारी चीज़ें यहाँ तक आना, लड़ना, अब तो मैं लड़ने खड़ी हो चुकी हूँ। अब मैं चाहे जो हो जाए, मैं तो बीजेपी से भी लड़ ही रही हूँ ना, डायरेक्ट मैं तो एलिगेशन लगाती हूँ, इन लोगों से लड़ रही हूँ। क्योंकि जो गलत है वो गलत है। अगर ये लोग भी गलत करेंगे, कोई भी गलत करेगा, हम बोलेंगे। बीच में आई क्यों रहे हो? कानूनी कार्रवाई के बीच में कोई भी नेता क्यों आ रहा है? अगर कोई एफआईआर करने एक लड़की जाती है, कंप्लेन करने अगर एक लड़की जाती है, तो उसकी एफआईआर होनी चाहिए। ये उसका एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में संवैधानिक ताकत है हमारे पास कि हम, अगर एक लड़की अपना दर्द बयां करती है या अपनी चीज़ें बताती है, उसको एक नेता के लिए कंट्रोल कर लिया जाएगा। मतलब ये बीजेपी को अगर नुकसान पहुंचाने वाला नेता होता तो क्या बीजेपी इसको बचाती? नहीं, ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाला नेता है। ये दलित समाज को मूर्ख बना रहा है। जाटव कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी है। मैंने जब इंग्लैंड में, जब मैंने गुरुद्वारों में देखा, जब मैं वहाँ पर गई, पेरिस में गई, साथ ही साथ मैं यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में, मैंने ये देखा कि समाज कितना आगे बढ़ चुका है, कितना ताकतवर है। और वाल्मीकि समाज और जाटव समाज सच में अगर एक हो जाए ना, तो हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन ऐसे ही समाज के अंदर, ऐसे समाज के भाईचारे को तोड़ने के लिए इसके जैसे दो कौड़ी के आदमी को नेता बना दिया। वरना बहन जी का जो वर्चस्व था, बसपा का जो वर्चस्व था, उसको कहीं ना कहीं डेंट लगाने का काम इस घटिया आदमी ने और इसकी राजनीति ने किया है। ये दो कौड़ी का आवारा तो था ही, 2017 में जेल गया था। इसको चाहिए थी चमक और जेल से निकलने के लिए मौका, तो इसने उस शर्त को मान लिया, आ गया, निकला, पार्टी बना ली। लेकिन इस नालायक की वजह से हमारी समाज को कितना नुकसान हुआ है। आज हम लोग एक एक विधायक बनाने के लिए तरस रहे। जो समाज 4 बार मुख्यमंत्री बनाने की ताकत रखता था, आज वो समाज एक विधायक, एक एमएलए और एक सांसद बनाने के लिए परेशान हो रहा है। तो इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? इस आदमी ने हमारे बहुजन समाज के या महापुरुषों के आंदोलन को फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया? अब यही चीजें मैं समझ चुकी थी एक वक्त के बाद। मैंने इसको कई बार कहा कि पार्टी को विलय कर, बसपा में बहन जी से बात करते हैं, बात हमसे जो भी गलती हुई है, इस पार्टी को बनाने से हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो बहन जी का बर्थडे था, मैं मतलब डेट से बताती हूँ, 2023 में 24 में, तो कुछ उन्होंने कहा कि वो कोई डिक्लेयर कर रही हैं, कोई एक घोषणा करने वाली हैं। तो ये मुझे एक दिन पहले से फ़ोन करके रात में, तुम पता करो बसपा के लोगों से क्या करने वाली, क्योंकि उस टाइम पे इसका चुनाव था अप्रैल में और बहन जी का जन्मदिन था जनवरी में, हाँ जनवरी में 15 जनवरी को आता है। तो मैंने कहा कि तुम जब इतने ही इनसिक्योर हो तो जाके बात क्यों नहीं करते हो बहन जी से? वो हमारी अपनी है, हमसे जो बच्चों से, भाई पार्टी तुमसे संभाली नहीं जा रही है, तुम इतने लायक नहीं हो कि तुम एक पार्टी बना लोगे और पार्टी उसको रन कर लोगे।
तुम सच्चाई तो ये है कि तुमको उसको वो पार्टी चलानी नहीं आ रही। एक सांसद के पद से कोई पार्टी बनाना या चलाना तय नहीं होता। तो मैंने इसको ये समझाया, बहुत प्यार से समझाया कि हम बात करते हैं, हम समाज को जोड़ते हैं, हम लोग जो ये बिखरा हुआ समाज है हम लोग इस पे बात करते हैं। बहन जी बड़ी हैं तो ये मुझे बोलता कि एक काम करो तुम जाओ। तो मैंने 2-3 बसपा के नेताओं को फ़ोन भी किया, लोगों को फ़ोन किया कि मेरी मीटिंग करा दो बहन जी से, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो इसने कहा कि तुम ये प्रस्ताव रखो जाके कि चंद्रशेखर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए बसपा का। तो मैंने कहा कि ये शर्त शायद वो कभी नहीं मानेगी, और तुम ये बनने के लिए, एक पद के लिए तुम ये सोचो ना कि हमारी इस पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी को बनाने से कितना नुकसान हुआ है समाज का। तो जो व्यक्ति समाज का भला चाहता है वो अपना नुकसान तक झेल लेता है कि ठीक है मैं कुछ बनूं ना बनूं, मेरी समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसने ये सारी चीज़ें करना शुरू की। फिर इसने देखा कि ये तो किसी भी मेरे फैसले में सपोर्ट नहीं कर रही है, उल्टा मुझे डांटती है, परेशान करती है, बोलती है तुम गलत कर रहे हो। जब ये अमित शाह जी से मिलने जा रहा था उसकी खबर मुझे लगी, किस महिला नेता के माध्यम से गया था मुझे उसकी खबर लगी। मैंने उसको बहुत चिल्लाया, बहुत, कि तुम धोखेबाज हो, तुम समाज को धोखा दे रहे हो, तुम मंचों से चिल्लाते हो कि मैं बीजेपी के विरोध के लिए राजनीति कर रहा हूँ, मैं बीजेपी को रोकने का काम कर रहा हूँ। लेकिन तो फिर मुझे ज्ञान बांटने लग गया कि काशीराम साहब ने भी ना बीजेपी का सपोर्ट लिया था, बहन जी ने भी बीजेपी का सपोर्ट लिया था। ये समाज ना सफल नेताओं को सम्मान देती है। तुम देखो ये चुनाव, अगर मैं हार गया, अगर मैं ये चुनाव नहीं जीता तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये पार्टी के लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं फिर भी विरोध कर देती कि ठीक है हम लोग बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, इस चुनाव में नहीं जीतेंगे तो अगले चुनाव में जीतेंगे, लेकिन हम अपनी समाज के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, हम धोखा नहीं देंगे। और ये सारी बातें, इसके मैसेजेस भी है मेरे पास। तो ये जो सुन रहा है ना तो ये ना बोले कि रोहिणी झूठ बोल रही है और इसके चमचे AI। भैया तुम लोगों ने मेरी वीडियो को तो AI बना दी, अब मुझे जो लड़की लाइव पे बोल रही है इसको भी AI बना दो, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई काम धंधा बचा नहीं, तुम्हारी रोजी रोटी वैसे ही खतरे में है, तुम्हारे चूल्हे भीम आर्मी के नाम के पैसों से चलते हैं। तुम लोग ये जो इसको बुलाने के लिए, इसकी स्ट्रेटेजीज, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अब इसको एक्सपोज करने में, क्योंकि इसने ना मेरे को इस लेवल पर लेकर आ गया कि अब मैं अपनी समाज के साथ खड़ी होंगी। पहले मैं इस आदमी के साथ खड़ी थी तो मैं अपनी समाज के साथ कहीं ना कहीं मुझे फील होने लगा था कि मैं अपनी समाज के साथ विश्वासघात कर रही हूँ। तो अब मैं अपनी समाज के साथ खड़ी हुई हूँ तो इसको मैं अच्छी तरह से एक्सपोज करूँगी। तो इसके कार्यक्रम कराना, इसके जो चमचे कार्यक्रम कराते हैं वो इससे भीख मांगते हैं कि भाई एक बार हमारे प्रदेश में आ जाओ। तो मैं ये सोचती थी कि तुम ये बुलाते हो, इतने लाखों के कार्यक्रम कराते हो, और इससे, क्योंकि इसके प्रदेश अध्यक्षों से, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, दिल्ली के, हरियाणा के, सबसे मैं बात करती थी, तो इससे फ़ायदा क्या है इसको बुलाने से या ये सारी चीज़ें तुम मुझे, क्योंकि इसके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मेरे पीछे लगे रहते थे कि आप प्लीज़ भाई से बात करो कि वो उनको हम इस कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं, ये करो। तो कई बार मैंने इनको बोला भी और गए भी, लेकिन फिर मैंने इसके पीछे की वजह समझी कि क्या इसके जाने से, इसके इन बड़े बड़े मंचों के कार्यक्रम से क्या समाज का कोई बेनिफिट है। तो फिर मैंने जब इसके ऊपर प्रॉपर से सोचा, क्योंकि देखो मैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत कम टाइम मुझे मिलता था, लेकिन जब भी मिलता था मैं ये सोचती हूँ कि जब आप ना कदम बाहर निकाल रहे हो, समाज सेवा के लिए बोल रहे हो, तो समाज को मूर्ख मत बनाओ। और अगर तुम्हें पैसा कमाना है ना तो बिजनेस करो, नौकरी करो, लेकिन समाज की भावनाओं के साथ मत खेलो। इस सामाजिक आंदोलन के नाम पर लोगों को तकलीफ मत पहुंचाओ। तो जब मैंने इस चीज़ को समझा कि इसके कार्यक्रमों के पीछे की वजह क्या है, तब समझ में आया कि ये जितने भी लोग इसके प्रदेश अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष, ये वो इसके कार्यक्रम इसलिए कराते हैं कि ये आएगा तो समाज से चंदा मांगेंगे तो 6 महीने के लिए उनका कम से कम पैसा उन लोगों के पास सेव हो जाएगा। मतलब अगर वो 10-20 लाख रुपए भी चंदा लोगों से मांगते हैं तो उनके मतलब 6 महीने की उनके घर में चूल्हा जलने के पैसे आ जाएंगे। तो ये चीज़ भी मैंने जब इसका विरोध किया कि इससे समाज का क्या फ़ायदा, तुम समाज को ये बोल के पैसे ले रहे हो, समाज को ये दिखा रहे हो कि हम लोग तो काम करेंगे, हम तो समाज का। इसने जब से ये सांसद बना, इसको 1.5 साल हो गए, इसकी सांसद निधि में से इसने 5 बच्चों की फीस भरने में मदद करी क्या? इसने कभी किसी के दुख सुख में गया या किसी परिवार से किसी घटना पे गया, वहाँ पे 5 लाख रुपए का भी चेक दिया क्या?
क्योंकि इसके अंदर ना देने की कोई काबिलियत ही नहीं है। ये तो अभी बस ये सोच रहा है, मेरे को इसके चमचे फ़ोन कर करके बोल रहे हैं आपको पता है उसने 200 करोड़ कमा लिए, 300 करोड़ कमा लिए। अरे मैं उनको गाली बकती हूँ, मैंने बोला उसको उनको बोल देना कि वो 2000 करोड़ कमा ले, लेकिन समाज में सम्मान नहीं कमा पाएगा अब वो। अब उसको इस बोल देना कि रोहिणी ना पैसों की चमक से बहने वाली लड़की नहीं है, उसकी ज़िंदगी में पैसों की चमक ऑलरेडी है। तो ये मत दिखा कि मेरे पास 200 करोड़ हैं, मेरे पास 500 करोड़ है। तू महल बना ले, तू 2000 करोड़ कमा ले, लेकिन तू समाज में, इस बहुजन समाज में अब तू सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता मेरे जिंदा रहते हुए। तू चुनाव लड़ तो सही, तू जहाँ चुनाव लड़ेगा मैं वहीं आकर तेरा विरोध करूंगी, लेकिन तुझे जब तक, क्योंकि पहले मैंने इसको बंद दरवाजे में सुधारने की कोशिश करी। बंद दरवाजे का मतलब है कि फ़ोन के माध्यम से और बाहर पब्लिक में बात ना आए, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। ये मेरे मैसेजेस का आज भी मेरे पास इसके इतने एग्रेशन में मैसेजेस करती थी मैं कि तू देख ना मैं ये करूँगी, मैं लोगों को बोलूँगी, तो उस वक्त ही बातों को हल्के में लेता था कि ऐसा कुछ नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मेरी सच्चाई कभी समाज के लोगों को पता नहीं चलेगी। ये जेल जाने से डरने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा वाला केस, 40 और इसके ऊपर मुकदमे हैं, उसमें किसी में भी। अभी मैंने सुना कि सहारनपुर के केस में इसको सजा तक होने वाली थी, तो उस केस को ही बीजेपी ने रफा दफा करवा दिया या उसको एक्सटेंड करा दिया, जिसमें इसको मुझे वहाँ के लोगों से पता चला कि 7 साल की उसमें सजा डिक्लेयर थी। तो जब देखा कि ये, तो फिर ये वहाँ जाकर बच रहा है, मतलब उस भी 7 साल की सजा वाले केस से भी बच गया। मेरे वाले केस में FIR नहीं होने दी। अच्छा, अब मेरे केस में FIR क्यों नहीं हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह, क्योंकि मेरा केस बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। मैं हर एक चीज़ पुलिस के सामने एविडेंस रख चुकी हूँ, उन लोगों को हर एक चीज़ बता चुकी हूँ। इसने पहले देखा कि वो लड़की इतनी मजबूती से वहाँ पर हमारे साथ, हमारे खिलाफ खड़ी हो चुकी है, और अगर एक बार FIR हुई और जिस केस में इसके ऊपर है 376 इसके ऊपर लगेगी, तो ये जानता है कि ये दलित समाज इसको जूते मारेगा। जब जूते मारेगा दलित समाज, तो फिर बीजेपी के लिए वोट कैसे लेकर आएगा, ये कैसे बीजेपी को अभी 2027 के चुनाव में मदद करेगा दलित मुस्लिम वोट्स के माध्यम से। इसीलिए इसने FIR रोक दी है कि समाज का वोट नहीं, क्योंकि जब तक FIR नहीं होगी समाज मेरी बातों को उस तरह से सीरियसली या उस चीज़ को समझेगी नहीं। आज भी कई लोग बोलते हैं कि वो तुम्हें फिर से पुचकार लेगा, फिर से तुम्हारे सामने रोएगा, ये करेगा। अब नहीं कर सकता वो, अब नहीं कर सकता वो। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो शायद तुमसे शादी कर लेगा, तुम्हारे साथ शादी कर लेगा, तो तुम उसके साथ खड़ी हो जाओगी। उसकी तरफ, उसको देखकर, उसके मुंह की तरफ देख के अब मैं थूकना पसंद नहीं करती हूँ। शादी तो बहुत दूर की बात। उसने जो नीचता दिखाई है ना इन 4 महीनों में, जून से लेकर अभी तक, मैं बिना शादी के, बिना मर्द के, बिना किसी साथ के पूरी ज़िंदगी रह लूँगी, लेकिन इस हरामजादे के साथ कभी नहीं रहूँगी, क्योंकि 2 कौड़ी का आदमी मेरी आंखों के सामने मेरी समाज को धोखा देता है, मेरे परिवार के, मेरे लोगों को धोखा देता है। ऐसे घटिया आदमी के साथ मैं कभी खड़ी नहीं होंगी। मैं तो इसका बहिष्कार कराना चाहती हूँ समाज के माध्यम से और लोगों के माध्यम से। जब ये जेल में सड़ेगा ना, जब इसके पापों का प्रायश्चित होगा, ये जब वहाँ जेल में सोएगा, बैठेगा वहाँ पर, तब इसको याद आएंगे ये दिन कि तूने कितना गलत किया है अपनी कम्युनिटी के साथ। आज दलित समाज को सच में एक नेतृत्व की जरूरत थी। बहन जी से लोगों को भ्रमित कर करके अपनी पार्टी में लेकर आया और उनको खोखला कर दिया। आज युवा भटक रहे हैं हमारे, 7-7 साल, 8-8 साल। इसके पीछे लोगों ने न जाने कितनी FIR रजिस्टर कराई, उन लोगों के ऊपर कितने मुकदमे हो गए, और इस बेशरम को शर्म नहीं है। ये सौदेबाजी कर रहे हैं हमारी समाज की लोगों के साथ में। ये टाइपेड बंगला इस भिखारी को दिया क्यों? ये कौन से निर्दलीय सांसद को आज तक देश में टाइपेड बंगला मिल रहा है, Y+ सुरक्षा मिल रही है, और FIR रजिस्टर नहीं हो रही है, इसको करोड़ों रुपए की डील हो रही है? क्यों भाई, तू इतना बड़ा राजा बाबू कैसे बना तू बीजेपी का? ये तेरे को सब कुछ दे रहे हैं, मतलब बीजेपी से लड़ भी रहा है तू, और बीजेपी बदले में तुझे टाइपेड बंगला दे रही है, और बीजेपी बदले में तुझे इतना सिक्योर, तुझे नेता बनाने के लिए Y+ सुरक्षा दे रही है। क्यों? ये सवाल समाज इससे क्यों नहीं करता? कई प्रतिष्ठित लोगों से, सामाजिक लोगों से, और जो ये चमचे, ये बेरोजगार भिखारी गुलाम ले लेकर घूम रहा है ना, ये उनमें से कई लोग तो इसके साथ मजबूरी में रह रहे हैं। सिर्फ इस मजबूरी में रह रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। इसके प्रदेश अध्यक्षों ने मुझे कई बार, पहले तो उनके अंदर ये था, हम आज बहन जी, आज आप देख लेना, हम लोग ना ये करेंगे, हम लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं भाई को। राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष यही नौटंकी करेगा, कभी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष यही नौटंकी करेगा। उस वक्त मैं इनकी बातों को सीरियसली लेती थी। मैं सोचती थी कि इन युवाओं के भविष्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं जानती हूँ कि अगर कोई मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो कितनी तकलीफ होती है। आज हम लोग मेहनत से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हमारी कोई पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आगे नहीं बढ़े हुए हैं। आज हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग निकले हैं और आए हैं।
तो मैं उस चीज़ को समझ के उन युवाओं की भी, आज वो हरामजादे जो मेरे साथ उस टाइम पे मेरी मदद मांगते थे कि भाई से बात कर लो, मैं इसका जीना हराम कर रखा था मैं कि आज तूने इसको क्यों बोला, ये चीज़ ये क्यों हुई, वो क्यों हुई, इन कमीनों के लिए मैं लड़ती थी। और आज ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, मेरे खिलाफ जा रहे हैं ये थाने में रिपोर्ट कराने और ये कर रहे हैं। मतलब कितने भ्रष्ट है, क्योंकि इनको पता है कि इनका बाप अगर जेल में चला गया तो ये कटोरे लेके बैठ जाएंगे भीख मांगने के लिए। इनके पास कोई रोजगार तो है नहीं, ये सारे के सारे निकम्मे बेरोजगार, इनको नौकरी करना आती नहीं। 8 घंटे इन्होंने कमाया नहीं, कभी नौकरी करी नहीं, इन्होंने कभी कोई बिजनेस करा नहीं, सारी चीज़ें उसके पहले करी नहीं। और अब अगर ये भीम आर्मी के नाम पर कम से कम 10 साल खा लिया है अभी इन्होंने बैठकर, 2015 से लेकर 25 तक, और 10 साल खा लेंगे, फिर बुढ़े हो जाएंगे, फिर बैठेंगे जब तक संपत्ति जमा करते रहो। समाज का क्या है, समाज तो भाड़ में जाए। समाज सपने देख रहा है कि अब मुख्यमंत्री बनेगा, बट द रियलिटी इज दैट कि जो चीज़ आज की राजनीति में जो चीज़ें हो रही है हमारी कम्युनिटी में, जो बिखराव हो रहा है, भूल जाओ मुख्यमंत्री, अभी विधायक बनाने के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी समाज को एकजुट करने के लिए और अपने लोगों को समझाने के लिए किसी ना किसी की बलि तो देखो चढ़नी थी, मेरी चढ़ गई। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बलि चढ़ी है, मेरी ज़िंदगी की बलि चढ़ी है लोग अगर, लेकिन आज मैं अपने जीवन में जब तक जिंदा हूँ अपनी समाज के लोगों को जागरूक तो करूँ, उन लोगों के नुकसान से तो बचाऊं। और हो सकता है कि कमी नहीं सुधर जाए, इसको थोड़े दिन बाद अक्कल आ जाए कि रोहिणी जितना विरोध कर रही है तो जो काम ये कर रहा है वो काम ही ना करे, ये आ जाए वापस ट्रैक पे और लाइन से ईमानदारी से काम करे और करे। कभी किसने दिया तो है नहीं समाज को कुछ, इसने 10,000 रुपये मेहनत से कमाए नहीं, इसको क्या पता कि मेहनत की कमाई देना क्या होता है। आज हमारे समाज के लोग अगर 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो उसको 500 रुपये भी अगर इसको चंदे में दे रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो उनकी मेहनत की कमाई है। कोई झाड़ू फेर रहा है, झाड़ू लगा रहा है रोडों पे, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, सारे लोग इस काम के माध्यम से गरीबी से हर तरह से साथ देने के लिए उतरते हैं। और फिर ये नेता, ये भ्रष्ट नेता आज मेरे को बता रहा है कि मेरे पास 200 करोड़ है, भाड़ में जाए तू, थूकती हूँ तेरे 200 करोड़ों के ऊपर में। क्या कर लेगा तू 200 करोड़ का जब तेरे पास खाने के लिए मुंह में दांत नहीं होंगे, तेरा शरीर ठीक नहीं होगा, जब तू अच्छी नींद नहीं ले सकता, तेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं देता। हमारे महापुरुषों ने पैसा नहीं कमाया, हमारे महापुरुषों की संपत्ति की बात नहीं करते हम, हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बात करते हैं। और जब तू ये संघर्ष करना सीख जाएगा ना, उस दिन मैं देखूंगी तुझे, पर तू कर नहीं सकता, तेरी औकात नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। तुझे तो अब जेल में सड़ना पड़ेगा और तुझे जेल में भेज के रहूंगी।